नमस्कार, मैं अर्शी चौधरी आपके सामने मौजूद हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री अलका पाल जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रसिद्ध हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने में खास भूमिका निभाती हैं। नमस्ते नमस्कार, मैम। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इस जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, उससे कुछ चीज़ों के संकेत बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो देश ने मोदी जी को कहीं न कहीं नकारने का काम किया है। जो मोदी जी ने 10 साल तक सरकार अपनी पार्टी के बलबूते पे चलाई थी, आज वो सरकार बैसाखियों पर है। इंडिया गठबंधन ने इस लोकसभा चुनाव में बहुत एकजुट होकर और धरातल पे बहुत मजबूती से काम किया। इस देश के युवाओं को, किसानों की, महिलाओं की, साथ-साथ जो महँगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, उनको प्रमुखता से उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भाजपा की सरकार बनी ज़रूर है, मोदी जी की सरकार बनी ज़रूर है, लेकिन आज वो पूरी तरह से बैसाखियों पे और अन्य अपने घटक दलों पर पूरी तरह से डिपेंड है, जो आगे भविष्य में पूरी तरह से अस्थिर भी दिखाई देती है। मैम, जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी खुश क्यों हैं? तो फिर इस बात का आप लोग का कहना है कि 400 पार का नारा पूरा नहीं हो पाया, हम इसलिए खुश हैं। तो इसका सही कारण क्या है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, चूँकि हम विपक्ष में हैं और मोदी जी की आज सरकार तीसरी बार बनी है, लेकिन फिर भी वो खुशी दिखाई नहीं देती है। हमें इस बात का बहुत फ़ख्र है कि हम सब इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों ने जो जनता के मुद्दे थे, आपने देखा इन 10 सालों में महँगाई चरम सीमा पे थी। इस देश में बेरोज़गारी 45 साल के बाद चरम सीमा पर थी। इस देश में महिला असुरक्षा के मामले लगातार बढ़ रहे थे और महिला असुरक्षा के मामले इस तरीके से बढ़ रहे थे कि अधिकांश केसों में, जैसे आपने कर्नाटक का सुना होगा, कर्नाटक में जिस अपने प्रत्याशी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पे खड़े होकर वोट माँग रहे थे, वो अभियुक्त 3000 करीब उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा केस थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए जब मोदी जी ने आके वोट माँगा और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को उन्होंने एमपी का टिकट दिया, तो जिस तरीके से इन 10 सालों में भाजपा के नेताओं के द्वारा लगातार महिला असुरक्षा के मामलों में उन नेताओं को लिप्त पाया गया और कहीं न कहीं बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को शरण देने का काम इन 10 सालों में मोदी सरकार ने किया। तो उसका पूरे तरीके से पर्दाफाश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस देश के सामने किया। हम आज सरकार में नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। खुश इसलिए कि हमने देश की आवाज़ को पटल पे लाके रखा और कहीं न कहीं इन चुनावों में इंडिया गठबंधन ज़रूर हारा है, लेकिन जीत जनता के मुद्दों की हुई है। कहीं न कहीं जो तानाशाही सरकार थी, उसका अहंकार टूटा है। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, तो उसमें ज़्यादातर जो बात की गई है, वो एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर की गई है। रिज़र्वेशन बढ़ाने को लेकर भी बात की गई है। तो एक तरफ जो है जनरल पॉपुलेशन है हमारी, उसका ये कहना है कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। तो जनरल पॉपुलेशन जो गरीब है और उन्हीं के बराबर क्षमता रखती है किसी भी चीज़ में आगे जाने के लिए, तो फिर ये उनके लिए निराशा का विषय है। देखिए, इस देश के अंदर आप किसी भी राज्य में देखेंगे 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है। एसटी, एससी, ओबीसी अगर हम सारे घटकों को मिलाएँगे तो कम से कम 85% ये आबादी होती है। तो कहीं न कहीं क्या हक इस देश पे उनका नहीं है? इस देश के संसाधनों पे, इस देश में जहाँ अधिकारों की बात आती है, उनका भी हक बनता है। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट बात कही थी कि हम ओबीसी की गणना कराएँगे। देखिए, इस देश के अंदर जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जितनी उसकी भागीदारी होगी, उसको वो उसका अधिकार मिलना चाहिए। इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात योग्यता के आधार पर अपना करियर बनाने की है, उसमें भी कोई पीछे नहीं रहेगा। जिसके अंदर योग्यता है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस देश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ओबीसी की जनगणना और जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो और भागीदारी के अनुसार उनको उनका हक मिलना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि हमने जब इस मुद्दे को उठाया, तो हमें यूपी से एक बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। जो ओबीसी का अधिकांश तबका पिछले कम से कम 2 दशकों से भाजपा के साथ हुआ करता था, कहीं न कहीं उसने इंडिया गठबंधन पे विश्वास किया और वो तबका आज हमें इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा हुआ इन चुनावों में दिखाई दिया।
तो मैम जैसे कि यूपी में जनता ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया, तो उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में या फिर किसी भी चीज़ में ऐसी कौन-सी कमी रह गई जो एक सीट भी कांग्रेस के खाते में या इंडिया गठबंधन के खाते में नहीं आ पाई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो। कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव को लड़ा है। वही सारे मुद्दों को जो जनता के यहाँ उत्तराखंड में भी विशेष तौर पे पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इन तमाम सारे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। देखिए, राजनीति में दो ही चीज होती है, जीत या हार, दो ही पक्ष होते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरे ईमानदारी से निभाया। हर जगह के, हर राज्य के अलग-अलग समीकरण होते हैं, अलग-अलग मुद्दे होते हैं। हमने उस उत्तराखंड राज्य के अंदर जो वीरों की, सैनिकों की भूमि है, हमने अग्निवीर के मुद्दे को भी बहुत प्रज्वलता से इसको उठाया। लेकिन कहीं न कहीं मैं समझती हूँ कि हम जनता का विश्वास पाने में हम कुछ पीछे रह गए हैं, लेकिन जो अभी इस बार कमी रह गई है, हम पूरा चुस्ती के साथ संगठन को फिर दोबारा मजबूत करते हुए जनता को मुद्दे को वक्त आने पे ज़रूर समय पे इतनी मुस्तैदी से उठाएंगे और उत्तराखंड की जनता का विश्वास और मत हमारे पक्ष में होगा, ये मेरा विश्वास है। हम जैसे कि बीजेपी लगातार नई-नई स्कीम्स लाती है, नए-नए कानून ला रही है, तो इसी प्रकार से एक नई बात कही जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हमारी जनता पर या हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, भाजपा नए-नए कानून ला रही है, भाजपा ऐसे कानून इस देश के ऊपर लाई नहीं है, थोपे हैं। जैसे आप लगाई नोटबंदी है, जीएसटी का जबरदस्ती हमारे देश के ऊपर थोप गया है। 370 की जो हटाने की जो एक निर्णय था, वो इस देश के ऊपर आधी रात में थोपा गया। और नोटबंदी का ऐसा निर्णय ला के उसने पूरे देश के व्यापारी को हाशिए पे ला के रख दिया। इस देश की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो नियम इस देश के हित में तो भाजपा कहाँ ला पाई है, लेकिन जिस आप वन नेशन वन इलेक्शन की शायद बात कर रहे हैं। जी। देखिए, ये एक अवधारणा अपने आप में ऐसी है कि इसके कुछ लाभ भी हैं, इसकी कुछ हानि भी है। निश्चित तौर पे इसमें कहीं न कहीं समय की, प्रशासनिक और सरकारी संसाधनों की बचत भी होगी, समय की बचत होगी। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इसमें अधिक मात्रा में मतदान भी होगा। लेकिन क्या राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों को इस मामले में तालमेल हो पाएगा? जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव अभी हाल ही हुए हैं, पिछले वर्ष भी 5 राज्यों में हुए, अभी भी आपने देखा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में चुनाव हुए हैं। तो जिन राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, क्या वो सरकारें इस बात पे तैयार होंगी या उनको ये जो टेक्निकल जो उनको लाया जाएगा एक साथ कि सारे राज्यों, उन राज्यों में चुनाव का क्या होगा जिनमें अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं? जी। क्या वो सरकारें पूरे समय तक चलेंगी? और इस देश में उस लाभ है तो इसकी कुछ हानि भी है। इतना बड़ा कानून लाने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लाने के लिए कहीं न कहीं आपको संविधान से भी छेड़खानी करनी पड़ेगी, उसमें संशोधन करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसके लिए फिर दोबारा राज्य सरकारों में ये सब प्रस्ताव जाएँगे। क्या हर राज्य सरकार इस प्रस्ताव के लिए एग्री होगी, तैयार होगी? राजनीतिक दलों में एक राय होंगे, नहीं होंगे? इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा संशय है। और कहीं अगर सरकार की मंशा इस तरह की होती भी है, तो सबको साथ बैठ के सारे राजनीतिक दलों को साथ बैठ के, सबको साथ लेके बैठने की आवश्यकता है। मैम जैसे कि अब नीट की परीक्षा का रिज़ल्ट आपके सामने मौजूद है और अभी उद्यान घोटाला सामने आया है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सरकार चल रही है, ये जो भाजपा की सरकार चल रही है, क्या इसमें मंत्रियों की, सरकार की कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी, नहीं होगी? उद्यान विभाग का जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, ज़ीरो टॉलरेंस की ये लोग बात करते हैं। क्या ये अपने संबंधित विभाग के मंत्री पे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे? क्या गणेश जोशी जी कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं? जब उनके विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या उनका कोई नैतिकता के नाम पे क्या वो अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे? चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मालूम कर लेती हूँ, क्या उनको पद पर बने रहने का अधिकार है? आप चंद कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, मुकदमा दर्ज करते हैं, क्या इससे आपके भ्रष्टाचार के पाप धुल जाएँगे? अब तो सारी चीज़ जग ज़ाहिर है, इतना बड़ा जो उद्यान विभाग का भ्रष्टाचार हुआ है, वो प्रदेश का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। आपने इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को खुट-बुट करने का काम किया है। आपको और अपने पद पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे काशीपुर की बात की जाए, तो लगातार देखा जा रहा है कि काशीपुर में काम भी कराए जाते हैं और फिर भी कहना है कि काशीपुर की दुर्दशा है। तो फिर किस तरीके से काशीपुर में विकास होना चाहिए? देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि काशीपुर में 20 साल से भी ज़्यादा
भाजपा के विधायक यहाँ पर रहे हैं और अब इसमें वर्तमान में भी भाजपा के ही यहाँ विधायक हैं। मेयर साहिबा भी यहाँ भाजपा से हैं। सारे इंजन भाजपा के खाते में जुड़े हुए हैं। एमपी है, एमएलए है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। अब जो आज काशीपुर के हालात आप देख रहे हैं, और याद करिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी जी के समय को, तिवारी जी के समय में ये काशीपुर राज्य में और पूरे देश में एक अलग पहचान हुआ करता था। उस दौर में जब काशीपुर में इतने संसाधन नहीं थे, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दत्त तिवारी जी यहाँ पर और तमाम सारे उद्योग लेके आए, सिडगुल लेके आए। उसका स्थानीय रूप से फायदा ये हुआ कि स्थानीय रूप से यह बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हुई, और उन्होंने ये नियम भी बनाया था कि 70% से ज़्यादा स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। तमाम सारे संस्थान वो आज लेके आए। आज देखिए ना, तमाम सारे संस्थान आज धूल फाक रहे। भाजपा सरकार, आज भाजपा के नेता ये कर क्या रहे हैं? यह एमपी एमएलए कहाँ इस क्षेत्र का, ये क्षेत्र को तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशीपुर को तो कस्बा घोषित कर दिया है, और आज मुझे लगता है वो कस्बे की भी हैसियत से काशीपुर की तरफ नहीं देख रहे। आज काशीपुर की सड़कों का हाल देखिए। ये आरओबी तो जी का जंजाल बन गया, जो 7 साल से ज्यादा का समय जिसने लिया, 7 साल से ज्यादा काशीपुर की जनता ने इतनी परेशानियां झेली हैं, आज फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से वो बहुत खतरे की स्थिति में है। मैंने तो ये देखा है कि उसके बनते ही जैसे ही वो चालू हुआ, और उस पर राजनीति भी इतनी हुई है कि उसका श्रेय लेने की एक तरह से होड़ लग गई। राजनीति में कहीं ना कहीं उसका श्रेय लेने का, होड़ लेने के लिए उसमें प्रतिस्पर्धा तक हुई है, उसमें दरारें तक आई हैं। किस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई को वहां पर बर्बाद किया गया है। तमाम सारी इंडस्ट्री आज काशीपुर में बंद है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो काशीपुर को बर्बाद करने में तो हाँ, भाजपा ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं कांग्रेस से सीखना चाहिए कि विकास की राजनीति क्या चीज होती है, और विकास जो किया वो काशीपुर के अंदर किया। कुछ ही समय में आप देखिए जल भराव की स्थिति से काशीपुर की बहुत विकट स्थिति आने वाली है। मानसून आ चुका है, आप देखेंगे जब जल भराव की समस्या, और सिर्फ ये मेन बाजार में नहीं है, आप दूर दराज की जितनी भी कॉलोनी है, सब घरों में पानी भरता है। जब मार्केट के अंदर पानी भरता है तो व्यापारियों का लाखों रुपए का माल बर्बाद हो जाता है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी खामी की तरफ देखना चाहिए, और इस काशीपुर की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में अपना परिवर्तन का मन बनाया हुआ है। आगे आने वाले निकाय चुनाव में आप देखिए कि जो भी प्रत्याशी काशीपुर से कांग्रेस पार्टी से यहाँ आएगा, वो यहाँ से अवश्य विजयी होके जाएगा। हम आपकी बातों से तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ के मेयर या विधायक किसी से भी संतुष्ट नहीं हैं। तो निकाय चुनाव की क्या तैयारियां हैं, और कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो किस तरीके से वो आगे कार्य करने वाली है? क्या कार्य प्रणाली उसकी रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस का जो एजेंडा हमेशा रहा है, चाहे हम अपने शहर की बात करें, राज्य की बात करें, हमने हमेशा विकास के एजेंडे को लेकर के काम किया है, सभी को साथ लेकर काम किया है। हमारा निश्चित तौर पे जो भी आगे आने वाले समय में कांग्रेस की तैयारी दिखेंगी आपको, यहाँ की सफाई व्यवस्था को देख के, सड़कों को देख करके, शहर में कम से कम ये हो कि जो बंद पड़ी इंडस्ट्री हो उसके लिए भी काम किया जाए, और कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं, स्कूल, तमाम स्कूल कॉलेज ऐसी दशा में यहाँ पर है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के आगे आने वाले समय में, भविष्य में इस क्षेत्र में काम करने की पूरी तैयारी है। जब यहाँ की जनता जनार्दन कांग्रेस को ये अवसर देगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पर यहाँ के जन मुद्दों पे काम करेगी, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करेगी, स्वरोजगार पे काम करेगी, और कोई भी चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का जो विकास का एजेंडा है उस पर निश्चित तौर पे चलेगी, जिससे जनता, शहर का भी विकास होगा। और मैं आपके चैनल सच्चाई की जीत को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे प्रश्न पूछे और मुझे अपने जवाब रखने का अवसर दिया। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को देती हूँ।